जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोक कल्याण के संकल्प के साथ कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार का 8वां बजट पेश किया। बजट में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के संकल्प को जाहिर किया गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आनंद से भरपूर कल विधानसभा में बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में प्रस्तुत 2024-25 के राज्य बजट के दौरान कई बार प्रभु श्री राम का नाम लिया और रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ी। आस्था, अध्यात्म, बुनियादी ढांचे के विकास, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण पर केंद्रित इस बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। इसमें 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें धर्मार्थ कार्य और विकास के लिए धर्मस्थलों की सड़कों के निर्माण के लिए 1,750 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है और धार्मिक पर्यटन स्थलों व कुंभ समेत धर्म व संस्कृति विकास को 4,547 करोड़ को बजट दिया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए 4,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पिछले साल 25 लाख युवाओं को इसका लाभ मिला था। वहीं युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नाम से नई योजना की घोषणा की गई है और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए अभियान शुरू होगा और इस पर 1,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057.76 करोड़ और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक निर्माण को 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर देने के लिए FDI फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीति के तहत निवेशकों को जमीन पर 75% छूट प्रदान की जाएगी और इसके लिए 250 करोड़ नई नीति के अमल के लिए प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को बहुत महत्व दिया गया है इस बार के बजट में और कुल बजट का 6% हिस्सा चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, आयुष तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को दिया गया है। यानी कि 43,406 करोड़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को मिलेंगे इस बजट में। और खेती किसानी पर विशेष बल देने के लिए कृषि क्षेत्र के तहत ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उद्यान, कृषि, दुग्ध विकास, मत्स्य, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए भारी भरकम बजट देते हुए 79,298 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला और बाल विकास के लिए बजट में खास प्रावधान किया गया है और वहीं विधवा पेंशन के लिए 4,073 करोड़, वहीं पुष्टाहार पर 5,129 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 33,268 करोड़ महिला एवं बाल विकास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। शहरी सुविधाओं पर बजट में खास जोर दिया गया है और आवास विकास विभाग के लिए 7,158.67 करोड़ और नगर विकास विभाग के लिए 25,698 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के 32,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान शहरी विकास पर खर्च करने के लिए इस बजट में किया गया है। कुल बजट का 17% शिक्षा क्षेत्र में खर्च होगा और प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा पर पूरा फोकस किया गया है और कुल मिलाकर 1,03,494 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के बजट पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कानून और व्यवस्था सरकार का एक अहम मुद्दा है और पुलिस विभाग को आवंटित होने वाली धनराशि में 2,381 करोड़ रुपए इस बार बढ़ाया गया है। यानी PSC, साइबर थानों व STF को 25.64 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। कुल मिलाकर के
39,000 करोड़ पुलिस विभाग का बजट इसमें रखा गया है। इस विकास के बजट को देखते हुए लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार के आम बजट में समावेशी विकास की झलक दिखलाई पड़ती है और बजट के प्रावधान न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को अलग पथ पर ले जाएंगे बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला भी ये बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है। सरकार जहां एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं विकसित कर रही है, वहीं डिफेंस कॉरिडोर, डाटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सुविधाएं देकर औद्योगिक विकास को भी धार उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। यह प्रदेश सरकार को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला टूल लोगों ने इसे बताया है। गांव में एक बहुत अहम समस्या इस समय चल रही है, वो ये है कि हर घर नल जल योजना के अंतर्गत गांव-गांव पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है और उसके अंतर्गत जल निगम द्वारा गांव में पाइपलाइन डालने के लिए जो पक्की सड़कें बनी हुई हैं और जो कच्चे मार्ग हैं, गलियां हैं, उनको खोद करके पाइपलाइन डाली गई है। लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद वो सड़कें अभी भी खुदी पड़ी हुई हैं और आवागमन में लोगों को परेशानी और दिक्कतें कर रही हैं। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हरदोई जिले के हर गांव में जो सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, हरदोई के विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल ने विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया। आइए हम जानते हैं विधान परिषद में अशोक अग्रवाल ने क्या प्रश्न किया और उसके उत्तर में विधानसभा अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने सरकार को निर्देशित भी किया और उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सरकार की ओर से क्या कहा गया। आइए हम पूरी बात सुनते हैं गांव की इस गलियों की खुदी हुई समस्या को लेकर के। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गृह जनपद हरदोई में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जल पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइपलाइन डालने हेतु गांव में पाइपलाइन डालने हेतु आरसीसी रोड को खोदकर पाइपलाइन डाली गई है, परंतु कार्यदायी संस्था द्वारा पाइपलाइन डालने के पश्चात खोदी गई आरसीसी रोड को पुनः निर्माण नहीं कराया गया है। खुदाई में निकले मलबे व मिट्टी को डालकर रोड बराबर कर दी गई है, जबकि सरकार की नीति है कि खोदी गई रोड को पुनः उसी रूप में बनवाने हेतु जल मिशन के अंतर्गत उस कार्यदायी संस्था आबलिक ठेकेदार द्वारा रोड को पुनः उसी रूप में बनवाया जाएगा, परंतु ऐसा न करके मिट्टी डालकर रोड की तीसरी कर दी गई है तथा डाली गई पाइपलाइन से अभी तक कई गांव में जलापूर्ति जारी नहीं कराई गई, इससे जनता को काफी परेशानी हो रही। विगत 2 वर्षों में चयनित ग्रामों को शासन स्तर से जांच टीम गठित कर जांच कराकर उक्त समस्या का निराकरण कराया जाए तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दंडित किया जाए। इसको शासन को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं कि जल जीवन मिशन के कारण जो लोगों ने पाइपलाइन बिछाई है, इन्होंने गांव की सीसी सड़कें बढ़िया तोड़ के पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन उसके बाद उसको उस मजबूती से फिर नहीं बनाया। कृपया इस पे निर्देशित करिए उस विभाग को कि ऐसी शिकायत न मिले कि जिन्होंने अच्छी सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन डाली और उसके बाद वो सड़कें खराब हो गई हमेशा के लिए, उनकी अच्छे तरीके से मरम्मत होना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं एकदम आपसे इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो बजटीय प्राविधान है उसमें पाइपलाइन को डालना, उसके लिए सड़क तो तोड़ना पड़ता है, लेकिन टेस्टिंग होने के बाद पहले जैसी सड़क को बना करके वापस देना, कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ ये टेंडर में ये प्राविधान है। हम इसके लिए आपके निर्देश के क्रम में भी और सदन में चूंकि मामला है इसके क्रम में भी सभी जिलों को इसके आवश्यक निर्देश भेजेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि हर घर तक नल से जल व भी जैसे मिनरल वाटर कोई पीते हैं ऐसा जल उनके घर तक पहुंच जाए। गरीबों का हाईवे वही है जो उनके मोहल्ले की गली। तो अभी आप सुन रहे थे विधान परिषद में हरदोई के विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल द्वारा उठाया गया एक गांव की खुदी हुई सड़कों का मुद्दा, और उस पर आप सुन रहे थे प्रदेश के विधान परिषद के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह द्वारा दिए गए प्रदेश को निर्देश, और उसके बाद में उसके जवाब में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस कार्य को करना सरकार की प्राथमिकता है। कल प्रदेश सरकार का जो बजट पेश किया गया उसमें मुख्य किस विभाग को क्या मिला है, इसके ऊपर एक विहंगम दृष्टि हम आपको डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान
भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत गांव और शहर में हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की अब स्थापना की जाएगी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए का इसमें व्यवस्था की गई है इस बजट में। और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इस बजट में की गई है। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और इस बजट में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास और ICT लैब की व्यवस्था करने के लिए प्रावधान किया गया है। नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना और राजकीय कॉलेजों के निर्माणाधीन भवनों को जल्द पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर कानून और व्यवस्था के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश के हर जिले में न्यायालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हरदोई में भी नए न्यायालय भवन की स्थापना के लिए बात चल रही है। और प्रयागराज में बन रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि अधिवक्ता कल्याण निधि को अब 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। यानी कि जिन अधिवक्ताओं की मृत्यु होती है या जिनको गंभीर बीमारी होती है उनको इस मद से लाभान्वित किया जाता है। बिजली के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। और इस बजट में गर्मी में आबाद बिजली के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को यानी कि किसानों को रियायती दरों पर बिजली के लिए 20% बढ़ाई गई राशि है इसमें। यानी कि अब सरकार ज़्यादा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली देने के लिए खर्च करेगी। कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू हो रही है। इसके तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट की राशि को 2 गुना किया गया है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए इस बजट में 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके समाधान के लिए अब इस बजट में फ्लाईओवर बनाने का प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की भी योजना का प्रावधान इसमें किया गया है। धर्म और पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस बजट के अनुसार मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। सड़क परिवहन के क्षेत्र में यात्रियों को बस में सस्ती और गुणवत्तापरक यात्रा सुलभ कराने के लिए बसों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। और वहीं रक्षाबंधन पर्व पर हर साल की तरह महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्राप्त होगी। इस बजट में खेल के लिए स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में खोला जाएगा और सेंटर की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में योगी सरकार ने खास ध्यान दिया है और कृषि को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 3 नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं के लिए कुल 460 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है इस बजट में। और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जा रही है जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो जो अगर हम देखें तो इस बजट में किस मद में कितना खेती के लिए, किसानों के लिए क्या खर्च किया जाएगा उस पर एक दृष्टि डालें तो निजी नलकूपों को रियायती दरों पर बिजली देने के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और सोलर एनर्जी से संबंधित पीएम कुसुम योजना के लिए 449.45 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, वहीं यूपी एग्रीज योजना के लिए 200 करोड़ रुपए तथा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना एक बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, इसके लिए 50 करोड़ रुपए। वहीं कृषि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए तथा महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण नीति के लिए 300 करोड़ रुपए और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में के प्रस्तावित बजट में
2 सहकारी चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए इंतजाम किया गया है। सहारनपुर जिले की नौता स्थित किसान सहकारी चीनी मिल की क्षमता में सुधार किया जाएगा तथा सहकारी चीनी मिल गजरौला अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 4900 टन प्रतिदिन की जाएगी। इस मिल में सल्फरलेस रिफाइंड चीनी का उत्पादन करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन क्षमता की डिस्टिलरी और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की भी स्थापना करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। हरदोई के पास एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा संडीला में और इसके लिए हरदोई के लोगों को भी रोजगार होगा तथा इसके लिए लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी की है। लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस पार्क के जरिए 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा, जिसमें कि हरदोई के संडीला क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए बजट में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव किया गया है। लखनऊ का टेक्सटाइल पार्क पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपरेल योजना के तहत बन रहा है। यह पार्क टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए निवेश आकर्षित करेगा। लखनऊ में मेट्रो के विकास की लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा, लेकिन इस बार भी राज्य सरकार ने लखनऊ में मेट्रो के विकास के लिए कोई बजट नहीं दिया है। राजधानी के लोगों को विस्तार के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं कानपुर तथा आगरा मेट्रो के लिए इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान दिया गया है। यूपी मेट्रो ने इसके विस्तार के लिए 4,888 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। विलंब होने की वजह से अब इसकी लागत और काफ़ी बढ़ भी सकती है। राज्य सरकार लखनऊ, कानपुर व आगरा के बाद अब वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो चलाने जा रही है। साथ ही वाराणसी और गोरखपुर के बाद अब लखनऊ, कानपुर, मेरठ व मुरादाबाद में भी एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में व्यवस्था की गई है और राज्य सरकार ने शहरी सुविधाओं पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32,856 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें आवास विकास विभाग को 7,158.67 करोड़ और नगर विकास विभाग को 25,698 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में भी 1500 एकड़ में एरो सिटी बसाई जाएगी। ये एरो सिटी वो होती है जिसमें 7 सितारा होटल भी बनाए जाते हैं, पार्क होते हैं, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर, जिससे कि सबको प्राप्त होती हैं और इसका लाभ सीधे जनता को मिलता है। अब की बार के इस बजट में युवाओं को कौशल विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश के युवाओं को बाजार के अनुकूल रोजगार लायक बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। बजट में 100 एकड़ परिसर वाले आवासीय 2 मेगा राजकीय ITI की स्थापना की जाएगी। यहाँ 5,000 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी और इनके लिए 80 व्यावसायिक और कई सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएंगे। इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डाटा के सहयोग से अपग्रेड किया जा रहे 150 ITI में अत्याधुनिक प्रशिक्षण के साथ नए सत्र से कोर्स भी चलाए जाएंगे। शॉर्ट व लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए 2.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस तरह बेसिक शिक्षा पर 76,035 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसी कड़ी में 79 और ITI को विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। यह वह संस्थान है जहां कम से कम 5,000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है। वहीं 75 नए पॉलिटेक्निक संस्थान PPP मोड पर चलाने का प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक या वोकेशनल अपग्रेडेशन कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में बेटियों को खास तवज्जो देते हुए कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। इसके लिए बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। कृषि क्षेत्र के लिए 3 योजनाओं का ऐलान किया गया है। एक तो राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए और विश्व बैंक से सहायतित
यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यानी यूपी एग्रीज के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए प्रदेश के हर जिले में अभी तक मौसम की जानकारी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। इसके लिए प्रदेश के विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि इस बार आवंटित की गई है। और किसान सबसे ज़्यादा परेशान है निराश्रित पशुओं की वजह से, आवारा पशुओं से जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस बार के बजट में निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। और किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रुपए व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और वहीं यदि किसी कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में भी 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मथुरा में नए डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में निराश्रित पशुओं की समस्या मुद्दा न बने, इसके लिए भी सरकार ने तत्परता दिखलाई है। नगरीय क्षेत्र में कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए बजट आवंटन को दोगुने से अधिक करते हुए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया और कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल अब ज़्यादा दूर नहीं है। चुनाव में एनडीए को उन्होंने कहा कि 400 से अधिक और भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा अगले चुनाव में विपक्ष दर्शक दीर्घा में नजर आएगा। उन्होंने बात बताते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की रफ्तार से काम करते तो इन लक्ष्यों को हासिल करने में सदियों लग जाती। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक कल सोमवार को लोकसभा में पेश किया। विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए 3 से 5 साल तक की अब जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। चंडीगढ़ महापौर चुनाव में मतपत्रों को कथित तौर पर विरूपित करने की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने कल गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र का माखौल है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोकतंत्र की इस तरह हत्या नहीं न्यायपालिका होने देगी और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मतपत्रों और चुनावी कार्यवाही के वीडियो को संरक्षित रखा जाए। दुनिया के सबसे सम्मानित संगीत पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड 2024 में भारत ने फिर एक बार चमक बिखेरी है। लॉस एंजलिस में आयोजित 66वें पुरस्कार समारोह में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन समेत 5 भारतीय कलाकारों को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। इस समय एक बार ठंड फिर लौट आई है और भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 645 सड़कें कल वाहनों के लिए बंद कर दी गईं और यह मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 6 दिनों तक राज्य में शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की गई है। वहीं कश्मीर में कल अधिकतर स्थानों पर तापमान 0 के नीचे चला गया और घाटी में शीतलहर से लोग प्रभावित रहे। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक राजधानी शिमला में 242 सड़कें हिमपात के कारण बंद करनी पड़ी हैं। यानी कि मौसम अभी भी ठंडा बना हुआ है। योगी सरकार द्वारा जो बजट 2024-25 के लिए पेश किया गया है, इसमें अयोध्या धाम समेत पूरे मंडल के विकास पर जो खाका खींचा गया है, उसके केंद्र में अयोध्या में पहुंच मार्गों का विस्तार व सुंदरीकरण व पर्यटक जन सुविधाओं के विकास समेत महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार जैसी बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रयागराज में कुंभ और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 4,547 करोड़ रुपए का इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में मरीजों को प्रदेश सरकार ने शुरुआती 24 घंटे मुफ्त इलाज का अब तोहफा दिया है। जांच से लेकर दवा तक का मरीजों को मुफ्त सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अभी मरीजों को जांच व दवा के मद में पैसे खर्च करने पड़ते थे।
प्रदेश सरकार बजट में मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है ट्रामा सेंटर के लिए। और इस बार गर्मियों में बिजली कटौती से राज्य की जनता को राहत मिलेगी। गर्मी के मौसम में अनवरत बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने बजट में पिछले साल के मुकाबले में 33% अधिक धनराशि का इंतजाम किया है। इस मद में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने प्रदेश में अवस्थापना विकास के तहत सबसे अधिक 57,070 करोड़ 77 लाख ऊर्जा क्षेत्र को दिए हैं। योगी सरकार गरीबों को होली पर एक और सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की गई है, जबकि निःशुल्क खाद्यान्न एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। गंभीर रोगियों को इमरजेंसी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ अब लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में शोध और तकनीक को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर में बेड की संख्या में 2 गुना बढ़ोतरी कर 200 बेड का अब इनको किया जाएगा। अभी 35 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिससे इन सभी के ट्रामा सेंटरों में कुल 7,000 बेड होंगे। ट्रामा सेंटर लेवल 1 और एपेक्स ट्रामा सेंटर में उच्चीकृत करने पर 300 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। लेकिन विडंबना यह है, इन सब के बावजूद हरदोई का ट्रामा सेंटर अभी भी सफ़ेद हाथी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है डॉक्टरों की अनुपलब्धता की वजह से। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कल अरुण भंसाली ने शपथ ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। वह 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्य न्यायाधीश के न्याय कक्ष में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सहयोगी न्यायमूर्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। महाधिवक्ता तथा मुख्य सचिव भी शपथ ग्रहण में उपस्थित रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद 21 नवंबर 2023 से मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली था। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में दायित्व अभी तक संभाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिसंबर 2023 में न्यायमूर्ति भंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। 2 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। मुख्य न्यायाधीश भंसाली का जन्म 15 अक्टूबर 1967 को जोधपुर में हुआ है। बीकॉम एलएलबी के बाद उन्होंने 8 जुलाई 1989 से वकालत शुरू की। वह इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट, सिविल और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। बजट को लेकर हरदोई के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और मुख्य हैं आदित्य चौहान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये निवेश विशेषज्ञ भी हैं और इनका कहना है कि राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपए कर दिए जाने से अब यह देश का सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश होगा जिसका कि सबसे बड़ा बजट होगा। जनता पर एक तो कोई नया कर उन्होंने कहा है नहीं लगाया गया है। इसके बावजूद राजस्व को बढ़ाने में इस बजट में सफलता प्राप्त करना भी एक बड़ी बात है। उनका कहना है यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं हरदोई के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा है, अजीत सिंह बब्बन का कहना है कि केंद्र सरकार की भांति प्रदेश सरकार ने भी बजट के सहारे प्रत्येक वर्ग के लिए सौगात का पिटारा खोला है। महिला, युवा और किसान सभी को सशक्त करने वाला ये बजट है। उनका कहना है कि निश्चित रूप से इन सभी वर्गों के मजबूत होने के बाद भी प्रदेश और सशक्त बनेगा। इतना ही नहीं, भविष्य के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि उनका कहना है कि इस बजट में घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ की मलिहाबाद और हरदोई की संडीला तहसील में कृषि विभाग की लगभग 1000 एकड़ भूमि पर बनेगा। इससे संडीला तहसील के ग्राम कटियार, रैकवार खेड़ा, हड़हा व पवाया गांव के अंतर्गत आने वाली 259 एकड़ भूमि भी शामिल की जाएगी। इससे इस क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा और जल्द ही संडीला वैश्विक पटल पर हरदोई की एक पहचान भी वस्त्र उद्योग में मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को बीएसएनएल ने साकार रूप देने
का प्रयास किया है और मेक इन इंडिया का पहला टावर लखनऊ रोड पर आवास विकास कॉलोनी में ट्रायल के बाद सोमवार से शुरू किया गया। इससे बीएसएनएल उपभोक्ताओं को अब इंटरनेट की हाई स्पीड सेवा मिल सकेगी। बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं की संख्या के दृष्टिगत चीन के नोड के स्थान पर मेक इन इंडिया के 4G नोड लगाने के निर्णय को इसमें साकार रूप दिया है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनिए रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।